हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड चैप्टर लेके चल रहे हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चंस आने हैं। न्यूमेरिकल भी आएगा और थ्योरी भी आएगा। तो इसमें हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं पहले चैप्टर को, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटेंड करने लग जाएंगे। अभी जो मैं क्लास ले रहा हूँ ये केवल न्यूमेरिकल पर्पज से ले रहा हूँ, तो मैं उतने ही टॉपिक को टच करूँगा या सिर्फ उसी फॉर्मूले की बात करूँगा जिससे हम सारे न्यूमेरिकल्स कर सकें इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपको थ्योरी की क्लास चाहिए, आपको डेरिवेशन चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बच्चे करते हैं तो मैं थ्योरी की क्लास और डेरिवेशन की क्लास भी स्टार्ट करूँगा, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल की क्लास ले रहे हैं। अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाएं, क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल के प्लेलिस्ट में जाएं और आज 26वां क्लास है, तो पीछे की सभी क्लास भी आप रिपीट करें, उसके बाद इस चैप्टर तक आप पहुंचिए। तो ये चैप्टर हालांकि पीछे वाले चैप्टर से रिलेटेड नहीं है उतना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। 12th का फिजिक्स यहाँ लिखा हुआ और हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रत्यावर्ती धारा। अब इसमें हम एक बार समझ लेते हैं, जैसे मैंने बता दिया आपको कि हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए ही फॉर्मूला टच करेंगे और न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या थोड़ा सा कुछ बातें होती रहेंगी थोड़ी सी। चलो, प्रत्यावर्ती धारा, तो आपको आइडिया है पहले से कि धारा दो प्रकार की है। एक धारा होती है दिष्ट धारा, जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। एक धारा कौन सी है? दिष्ट धारा, जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है बच्चों। और दूसरी धारा जो है वो है प्रत्यावर्ती धारा, जो समय के साथ बदलती रहती है। प्रत्यावर्ती धारा जो समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है। ये क्या होती है? परिवर्तित होती रहती है आवर्ती रूप से। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ परिवर्तित होती रहती है, ओके। ये जो दिष्ट धारा है, इसको जब भी हम लोग कोई परिपथ बनाते थे, तो जैसे यहाँ पे हमने प्रतिरोध लगाया और इसमें हम लोग एक ऐसे करके, ये दिष्ट धारा का है, हम लोग ये प्रत्यावर्ती धारा का था, हम लोग दिष्ट धारा का बना रहे हैं, तो ऐसे करके इसमें प्लस और माइनस का सेल लगा देते थे, ठीक ऐसे। तो ये जो प्लस माइनस का सेल लगता था, ये क्या हमें देता था? ये देता था हमें दिष्ट धारा, ओके। सेल के द्वारा हमें क्या मिलता था? तो हमें मिलता था यहाँ से दिष्ट धारा मिलता था, ठीक। अब ये प्रत्यावर्ती धारा जो है, इसमें थोड़ा सा यही चेंजेस है कि अगर आप कहीं प्रतिरोध लगाते हो, किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा देते हो, तो इसका संकेत पहले आप ध्यान दें कि ऐसे बनेगा। इसका संकेत ये चेंज हो रहा है। इसका संकेत कैसे बन रहा है? तो सर्कल के अंदर इस तरीके से प्रत्यावर्ती धारा का ये मिलता है, जैसे जनरेटर है उसके घूमने से, कुंडली के घूमने से ये प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। और दिष्ट धारा सेल से मिलते हैं, आपके जो घड़ी में सेल है, जो टॉर्च में सेल है, उन सब सेल से दिष्ट धारा मिलती है। और जो आपके घरों पर बिजली के खंभे से आती है वो प्रत्यावर्ती धारा रहती है। प्रत्यावर्ती धारा बिल्कुल जानलेवा है, इससे बहुत हमें सावधान रहने की जरूरत होती है ना। तो इसी प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड हम लोग कुछ टॉपिक समझेंगे। क्या है हमारा टॉपिक, समझते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक कुंडली है जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है और वो घूमने का प्रयास कर रही है। कुंडली घूमने का प्रयास कर रही है। मान लीजिए कि ये कुंडली है और ये चुंबकीय क्षेत्र बी में घूमने का प्रयास कर रही है ऐसे। तो यहाँ से बल रेखाएं हैं, और जब ये कुंडली ऐसे हो जाएगी तो बल रेखाएं इसमें से आर पार नहीं जाएंगी, इसके बाहरी से चले जाएंगी, तो इसका फ्लक्स कम रहेगा। और जब बल रेखाएं ऐसे रहेंगी तो इसके अंदर से जाएंगी। तो ये कुंडली ऐसे घूम रहा है, तो जब कुंडली ऐसे रह रही है तो बल रेखाएं इसके अंदर से जा रही हैं, तो फ्लक्स ज़्यादा है। और जब ये कुंडली ऐसे हो जा रही है तो कुछ बल रेखाएं इधर से, कुछ बल रेखाएं इधर से निकल जा रही हैं, तो इसका फ्लक्स कम हो जा रहा है, तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। और इस परिवर्तन के कारण जो धारा प्रेरित होती है उसी को हम लोग कहते हैं कौन सी धारा? प्रत्यावर्ती धारा, ठीक। तो ये कुंडली है, कुंडली के घूमने से इस चालक तार में, जो कुंडली पर लपेटा गया चालक तार है, इस तार में
एक वैद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो इलेक्ट्रॉनों को गति करा देता है। तो जब इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं तो हम लोग कहते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो गई है। क्या होता है, पहले बच्चों कुंडली घूमती है, यानी कुंडली का घूमना, पहले हो जाता है कुंडली का घूमना। उसके बाद होता है फ्लक्स में परिवर्तन, कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन। तो कुंडली के फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो एक वैद्युतवाहक बल उत्पन्न होगा बच्चों, वैद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और जब ये वैद्युतवाहक बल उत्पन्न होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गति कराएगा, इलेक्ट्रॉनों को गति देगा। ये कौन देगा, वैद्युतवाहक बल इलेक्ट्रॉनों को गति देगा। और जब इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे तो हम इसी को क्या कहेंगे, धारा। और इसी धारा का क्या नाम है, प्रत्यावर्ती धारा। इसी धारा का नाम है प्रत्यावर्ती धारा बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा इसी का नाम है। इतने स्टेप्स हैं इसके। तो ये जो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो रही है और धारा से पहले जो ये वैद्युतवाहक बल उत्पन्न हो रहा है, इस वैद्युतवाहक बल को हम लोग प्रदर्शित करेंगे ई से। तो यहाँ पर टाइपिंग करने के लिए मैं दिया हुआ था, लेकिन अगर कुछ मिस्टेक दिखेगा तो उसको करेक्शन करेंगे। यहाँ होता है स्मॉल ई, कंपलसरी नहीं है, जो है वो भी सही है, लेकिन स्मॉल ई, ठीक। तो ई इक्वल क्या होगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब यहाँ जो एन बी ए ओमेगा होता है, इसी को ई नॉट कहते हैं अधिकतम मान के लिए, क्योंकि अधिकतम मान में आपको पता है कि साइन अगर है तो साइन का मान 1 हो जाता है, साइन का सबसे बड़ा मान 1 होता है। तो अगर साइन को यहाँ 1 लिख दिया जाए तो एन बी ए ओमेगा बचेगा, यह अधिकतम मान होता है। तो इसको ई नॉट लिख दे और ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी बच जाता है, क्योंकि ई नॉट बच गया और यहाँ से क्या बच गया, साइन ओमेगा टी, इसी को यहाँ लिखा हुआ है। तो ओवरऑल आपको याद क्या रखना है कि ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए ये फर्स्ट पेपर का सेकेंड लास्ट चैप्टर चल रहा है, सेकेंड लास्ट है या थर्ड लास्ट है, यानी लास्ट चल रहा है। तो अगर आपने अभी तक इसे नहीं पढ़ा है और इसका न्यूमेरिकल करना है आपको, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। कैसा एफर्ट, क्या करना होगा आपको, तो जो यहाँ इक्वेशन बताया जा रहा है, ये इक्वेशन 11th में तो है, लेकिन आपके लिए बिल्कुल ये नया ही है। तो जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसे आप याद कर लें, अभी के लिए समझना जरूरी है। मैं समझ सकता हूँ कि हर चीज़ें, हर जो टॉपिक है वो समझ के आगे बढ़ाया जाता है, और यहाँ भी समझाया जाएगा। मैं आपको डेरिवेशन भी करा दूंगा अगर वैसा आपका डिमांड है तो, लेकिन ई इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी का हम लोग ध्यान रखें तो बेहतर है। समझ रहे हैं आप, ई जिससे देखो अब आपको आप याद रखने की बात कर रहे हैं, ई इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाने के लिए बता रहा हूँ एक टॉपिक कि हमें समझते हुए आगे बढ़ना है, लेकिन न्यूमेरिकल्स अटेंड करने के लिए मैं कह रहा हूँ कुछ नया इक्वेशन आ रहा है तो उसे आप याद करें। फिर भी देखो वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई बराबर, आपको पता है कि बी ए कॉस थीटा आता है, बी ए कॉस थीटा आता है, थीटा यहाँ कोण है, ठीक। तो हम लोग अगर फेरों की संख्या किसी कुंडली में, फेरों की संख्या अगर n माने और फिर कहें कि इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताना है ना, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और फेरों की संख्या n है, तब यहाँ n हो जाता है एन बी ए और कॉस ओमेगा टी, क्योंकि थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन है। तो विस्थापन बराबर होता है वेग इंटू समय। तो ओमेगा वेग है, कोणीय वेग, और टी समय है। समझ रहे हैं आप, ये क्या है, ये विस्थापन अगर कहोगे आप, हालांकि ये कोणीय विस्थापन है, तो अगर शब्द यहाँ लगाना चाहो कोणीय विस्थापन, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर कोणीय वेग, है ना, यहाँ हो जाएगा कोणीय वेग और कोणीय वेग इंटू समय। तो कोणीय शब्द अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो ये याद रखें कि विस्थापन बराबर क्या होता है, तो वेग गुणे समय। यहीं से ये थीटा का मान मैं बदल रहा हूँ। और n क्यों लगा है,
क्योंकि फेरों की संख्या यहाँ n है, कुंडली में फेरों की संख्या n है। तो ये फाई का एक बेसिक सा फॉर्मूला है, आप लोग पहले से ही जानते हैं, इसे नहीं जानते तो इसे यहाँ याद रखना है। अब हम लोग अगर यहाँ पर e की वैल्यू निकालना चाहें, e बराबर तो माइनस n और होता है डी फाई अपॉन डी टी। तो देखो n को तो हमने पहले ही इधर मान लिया है फेरों की संख्या, तो अब दोबारा n लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो e इक्वल माइनस, और ये जो है n पूरा का पूरा नोट होगा, d अपॉन डी टी लिख दो और पूरा नोट करो फाई का मान। तो n बी ए और कॉस ओमेगा टी। ठीक, अब आप नियतांक क्या है ये देखिए, इसमें e बराबर माइनस एन बी और ए को कोई d अपॉन डी टी से लेना देना नहीं है, लेकिन d अपॉन डी टी समय के सापेक्ष अवकलन करना है, तो कॉस ओमेगा टी। क्योंकि इन तीनों के पास तो t है नहीं और करना t के सापेक्ष है, तो t है कॉस के साथ, इसलिए कॉस जो है वो d अपॉन डी टी को फॉलो करेगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ e की वैल्यू निकालना चाहें तो माइनस एन बी ए और कॉस ओमेगा टी का अवकलन हो जाएगा आपका माइनस साइन ओमेगा टी इंटू, देखो ओमेगा टी में ओमेगा बचेगा, टी का तो एक होता है ना, अवकलन टी के सापेक्ष टी का एक हो जाएगा, तो ओमेगा टी इंटू 1 होगा, अगर यहाँ लिखना चाहो टी का तो 1 होगा। तो ई की वैल्यू यहाँ माइनस, तो एन बी ए और यहाँ से ओमेगा और हो जाएगा साइन ओमेगा टी। इसी को मैं कह रहा था कि अधिकतम मान के लिए, यानी अधिकतम मान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अधिकतम मान के लिए बच्चों यहाँ पर साइन ओमेगा टी को 1 लिखना पड़ेगा और ये अधिकतम मान का संकेत बदल के ई नॉट हो जाएगा और हो जाएगा एन बी ए ओमेगा। और साइन की वैल्यू कहाँ गई फिर, साइन ओमेगा टी की वैल्यू तो वो 1 हो गया, साइन 90 अंश का मान 1 होता है ना, तो इसलिए अधिकतम मान 1 होता है, तो यहाँ ओमेगा टी को 1 कर दिया गया है। तो ई नॉट बराबर आ गया एन बी ए ओमेगा। अब आप बताओ मुझे कि इस फर्स्ट इक्वेशन में और सेकेंड इक्वेशन में अगर वैल्यू रख दिया जाए तो क्या आएगा, सोचिए बताइए क्या आएगा। अगर हम लोग वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो समीकरण 2 से अगर समीकरण 1 से अगर नोट करें, समीकरण 1 से नोट करें तो यहाँ हो जाएगा E इक्वल एन बी ए, समीकरण 1 से नोट करना है E बराबर, लेकिन एन बी ए ओमेगा को लिखना क्या है, तो एन बी ए ओमेगा की वैल्यू यहाँ क्या है, ई नॉट है, तो इस पूरे की जगह क्या लिखना है, हमें लिखना है ई नॉट और इसके आगे क्या है साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी। यही है वो इक्वेशन जिसको मैं कह रहा था कि आप याद कर लो। फिर मुझे अजीब लगा कि भाई बच्चों को रटने के लिए कैसे कहा जाए कि याद कर लो, ये तो गलत है, लेकिन आपको पर्पस ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस पर्पस से पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने की पर्पस से, तो क्या हम थोड़ा सा एफर्ट नहीं डाल सकते, हम थोड़ा सा याद नहीं कर सकते? हमें याद रखना होगा फॉर्मूला और फिर क्वेश्चन को पढ़ के उसमें यूज करना पड़ेगा, है ना। E इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी, यही मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि E इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी आप याद रखें पहला। अगर एक लाइन याद रखते हो और आगे की 10 लाइनें ईजी हो जाती हैं उसकी वजह से, तो आपको क्या तकलीफ है याद रखने में। तो E इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप थोड़ा सा अजीब समझते हैं कि याद रखना मुश्किल है, इसलिए मैंने ये समझा दिया है कि ये पूरा कैलकुलेशन आया कैसे है ना, ये जो है लिंक पूरा आया कैसे है। अब आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। चलिए बात करते हैं अब आगे। तो प्रत्यावर्ती वैद्युत वाहक बल का ये एक फॉर्मूला अपने दिमाग में एकदम शांत मन से बिठा लीजिए, E इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे आपको कैसे कहा जाता है कि आपको द्विघात समीकरण पता है क्या, तो आप तुरंत कहते हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तुरंत बताते हो ये।
तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप जैसे याद है उसी तरीके से प्रत्यावर्ती का ये व्यापक रूप है। E इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी, धारा का I इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर प्रत्यावर्ती विभव का सूत्र जो है यहाँ भी होता है बच्चों। क्या होता है? तो V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी। तीनों का एक ही तो है। वैद्युत वाहक बल है तो E हो गया, धारा है तो I हो गया, विभव है तो V हो गया, V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब प्रत्यावर्ती धारा के एक अर्ध चक्र के लिए औसत मान आपको ध्यान रखना है। तो एक अर्ध चक्र के लिए औसत मान का क्या मतलब है कि जब प्रत्यावर्ती धारा यहाँ से आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे ये आधा चक्र हुआ और फिर ये अगला आधा हुआ, तो पूरा चक्र हो गया ये कंप्लीट। समझ रहे हैं आप? जब प्रत्यावर्ती धारा आगे बढ़ेगी इस तरफ, तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे उसका वक्र बनाएं तो ये आधा चक्र यहाँ हुआ, यहाँ पर ये आधा चक्र ऐसे। तो प्रथम अर्ध चक्र के लिए औसत मान का फॉर्मूला क्या होता है? तो औसत मान होता है बच्चों I बार बराबर 2I0 अपॉन पाई। क्या है? 2I0 अपॉन पाई। अब जब इसी 2 अपॉन पाई को, पाई की वैल्यू 22/7 रख के सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये 0.637, ये I0 ये हो जाता है। ठीक, तो ध्यान रख लेंगे हम लोग कि I का जो फॉर्मूला है I बार का औसत मान अर्ध चक्र के लिए वो है 2I0 अपॉन पाई, और वैल्यू रख के जब सॉल्व कर रहे हैं हम लोग 2 पाई अपॉन आई। ओके, सही जा रहा, 3.14, हाँ बिल्कुल सही। 2I0 अपॉन पाई I बार की वैल्यू हो जाएगा आधे चक्र के लिए, है ना। पूरे चक्र का आप निकालोगे तो बताया आपको इधर जो दूसरा चक्र बचता है वो माइनस में आता है, -0.637I0, और ये जो ऊपर है ये प्लस में आता है सेम। ऊपर के लिए क्या आता है? तो प्लस 0.637I0, तो ये प्लस और माइनस कट जाते हैं और पूरे एक चक्र के लिए मान कितना हो जाता है? 0। इसी वजह से देखो प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान कितना हो जाता है? 0, क्योंकि पहले आधे चक्र में प्लस में आता है। वैल्यू यहाँ दिख ही रहा है आपको, यहाँ पर वैल्यू दिख ही रहा है 0.637I0, और दूसरे आधे चक्र में माइनस में आता है, ये पूरा कैंसिल आउट होकर हो जाता है 0। तो प्रत्यावर्ती धारा का डायरेक्ट औसत मान निकल ही नहीं पाता है। इसी वजह से हमें जरूरत पड़ती है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान पढ़ने की। तो वर्ग माध्य मूल मान हम इसी वजह से पढ़ते हैं क्योंकि ये औसत मान हम नहीं निकाल पाते हैं। तो इसी वर्ग माध्य मूल मान को हम लोग बच्चों कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, I(RMS), रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब इसका फॉर्मूला होता है I0√2, ये I0√2 है, और V का मान V0√2, दोनों का वही एक जैसे, VRMS IRMS। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS I0√2, और प्रत्यावर्ती विभव का वर्ग माध्य मूल मान VRMS V0√2। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे इस बात को कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की भी दृष्टि से। दोनों फॉर्मूला एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक, तो अभी तक हमने इस पेज पर कितना फॉर्मूला पढ़ा है? अगर मिक्स हो रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा अलग करके बताता हूँ, जल्दी से कर लेते हैं। E इक्वल E0 साइन ओमेगा टी, सेम फॉर्मूला हो जाएगा I के लिए, I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती धारा, फिर हो जाएगा V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी, प्रत्यावर्ती विभवांतर हो गया ये। फिर हो गया आपका IRMS मान, तो I0√2, और हो गया VRMS मान, वर्ग माध्य मूल मान V0√2। अब अगर आधे चक्र के लिए सिर्फ औसत मान पढ़ोगे, आधे चक्र के लिए यानी अर्ध चक्र के लिए औसत मान I बार 0.637
आई नॉट, ये हो जाएगा। तो इतनी सी ही वैल्यू आपको अभी बताया गया, फॉर्मूला इतना ही बताया गया, इतना तो याद रख लो एकदम। बार बार मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ, अलग पेज पे आके क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसे याद करके एकदम श्योर रहें। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर परिपथ क्या है, परिपथ में कौन कौन से परिपथ हैं और इसमें कितने का फॉर्मूला दिया गया है। तो पहले मैं आपको परिपथ के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पर जो लिखा हुआ वो क्या है। तो देखो बच्चों, जो यहाँ परिपथ लिखा हुआ है, इस चैप्टर में अलग अलग परिपथ को हमें पढ़ना है। कुछ ऐसे परिपथ होंगे जिसमें केवल प्रतिरोध आता होगा, तो आर परिपथ है ये, आर परिपथ। कुछ ऐसे परिपथ आएंगे जिसमें केवल एल यानी प्रेरक कुंडली आएगी, तो एल परिपथ। अभी आपको समझ आएगा, थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है बस। आर परिपथ, एल परिपथ। इसके बाद आएगा सी परिपथ, जिसमें केवल धारिता आएगी, केवल संधारित्र आएगा एक, तो सी परिपथ हो जाएगा। ठीक, अब हमें जरूरत पड़ेगी इन सभी परिपथों के योग की, यानी एक दूसरे के साथ जोड़ जोड़कर पढ़ने की। तब हमारे पास अब परिपथों की संख्या बढ़ जाएगी, जिसमें से पहला परिपथ आ जाएगा एल आर परिपथ। ओके, दूसरा जो परिपथ है वो हो जाएगा एल सी परिपथ। तीसरा जो परिपथ है वो हो जाएगा सी आर परिपथ। और अगला जो इसके बाद भी जो आएगा परिपथ, चौथा है ना, ये तीसरा था, वो हो जाएगा एल सी आर परिपथ, चौथा। यानी कुल मिलाकर साधारण परिपथ जो रहेंगे वो 3 रहेंगे, 1 2 3। अभी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कम से कम अभी नाम सुनते रहिए। आर, एल और सी परिपथ। उसके बाद जो परिपथों को जोड़ जोड़ के बनाया, कॉम्बिनेशन जो बनेगा, वो एल आर, एल सी, सी आर और एल सी आर। ये क्या कह रहा हूँ मैं, क्या है आर परिपथ, एल परिपथ, सी परिपथ, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो थोड़ा सा कर लीजिए इंतज़ार, 2 मिनट में मैं इसे करता हूँ क्लियर। हालांकि हम लोग, वापस मैं रिपीट करना चाहूँगा कि हम लोग न्यूमेरिकल के लिए पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको पूरा फुल डिटेल चाहिए, पूरे चैप्टर का एक टॉपिक चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स को पहले भरो, यानी कमेंट बॉक्स में खूब सारे कमेंट डालो, ताकि, और आपके एक भी कमेंट खाली नहीं जाएगा, सबका या तो रिप्लाई मिलेगा या उस पर काम होगा। तो आप ये मत सोचना कि उसे इग्नोर किया जाएगा। ये जो परिपथ हैं, इसको मैं ऐसे आमतौर पे बता रहा हूँ कि क्या कह रहा था मैं। हम लोग जब किसी भी परिपथ में सिर्फ एक प्रतिरोध को लगाएंगे, सिर्फ एक प्रतिरोध को लगा दें और कुछ नहीं लगाएं, प्रत्यावर्ती धारा दे दे बस इसमें, ऐसे इसके दोनों सिरों के बीच लाकर एक प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ दिया जाए इस तरीके से, तो इसी परिपथ का नाम है आर परिपथ, आर परिपथ। अब इसका डिटेल क्या है, इसमें क्या क्या धारा उत्पन्न होगी, कितना विभव दिया जाएगा, V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी, याद हो चुका है आप लोगों को, यही V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी इसमें दिया जाएगा। यहाँ से जो धारा मिलेगी वो I कितनी मिलेगी, वो टॉपिक की बात है। हालांकि मैं यहाँ बता देता हूँ कि इसमें धारा मिलती है I इक्वल I नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों समान कला में रहते हैं, ओमेगा टी इसमें मिलता है, ओमेगा टी इसमें मिलता है। ये आर परिपथ है, इसका कैलकुलेशन, इसके ग्राफ भी हैं, लेकिन हमें आर परिपथ की बस जानकारी चाहिए ताकि हमारे क्वेश्चंस अटेंड हो सके। अब हम लोग एक और परिपथ की बात करते हैं जिसमें एक कुंडली बनेगी और इसका स्वप्रेरकत्व L रहेगा, इसका स्वप्रेरकत्व L रहेगा, और इसमें ऐसे करके प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ दी जाएगी, और ये देखिए इसमें भी वही V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी मिलेगा। ठीक, लेकिन इसमें जो धारा जाती है वो धारा डेरिवेशन से आता है, वो धारा डेरिवेशन करने पे आएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 आता है। तो यहाँ पाई बाई 2 जुड़ रहा है, तो ये 90 अंश अग्रगामी है। ग्राफ वगैरह की बात जब हमारे क्वेश्चन आएगा तो करेंगे। ठीक,
और तीसरा जो परिपथ है वो है केवल C परिपथ। तो यहाँ पर एक संधारित्र है जिसका धारिता C है, यहाँ वही प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ना है और ऐसे बना देना है। ठीक, इसमें भी धारा विभव सेम रहेगा, V0 sin ओमेगा t sin ओमेगा t, और धारा जो मिलेगी इसमें वो पश्चगामी मिलती है, तो I0 sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2, ऐसे ये मिल जाएगा आपको 3 परिपथ। अब आप अगर कहेंगे सर फिर आप ये बाकी के 4 बता रहे थे, तो R, L और C तो हो गया, बाकी के आप बता L, R, L, C या C, R, तो ये सेम ऐसे ही हैं। L और R दोनों को लगा दो तो बन जाएगा आपका L, R परिपथ। जैसे अगर आप जानना चाहते हैं L, R, तो मैं एक को बता देता हूँ। देखिए L कुंडली से आता है स्वप्रेरकत्व, कुंडली जैसा बना देना है। R प्रतिरोध से आता है तो प्रतिरोध जैसा बना देना है, और इसमें ले जाकर आपको जोड़ देना है वही स्रोत। कौन सा? वही प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। ठीक, तो ये हो गया आपका L और ये हो गया आपका R, ये हो जाएगा L, R परिपथ। भाई विभव तो उतना ही दोगे, धारा अलग अलग मिलेगी, है ना। तो अब कोई भी आप बना सकते हो, जैसे LCR बनाना चाहो तीनों, तो ये अब L बनाने के लिए ये कुंडली बना दो, L हो गया, इसका धारिता बताना दो संधारित्र की, C हो गया, और यहाँ पर एक प्रतिरोध बना दीजिए, तो R हो गया, LCR हो गया, और यहाँ से आप प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से कनेक्ट कर दीजिए, तो ये मिल गया हमें, ये R है, तो हो गया LCR परिपथ। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इधर, वो अगर केवल R है, केवल R है, जो इसमें दिख रहा है ये केवल R है, तब कौन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है? तो R बराबर V बटे I, ओम का नियम जो है सिंपल वही, V यानी विभव, I क्या होते हैं? दोनों समान कला में होते हैं, ये दोनों समान कला में। केवल प्रेरकत्व वाले परिपथ में प्रेरण प्रतिघात, अब जिसमें केवल प्रेरकत्व है, जिसमें केवल L है, उसकी बात हो रही है, इस दूसरे वाले की बात हो रही है, जिसमें केवल L है उसकी बात हो रही है। तो केवल प्रेरकत्व वाला अगर रहे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो XL बराबर VL बटे में I, ये क्या है? I है, यानी लगेगा फॉर्मूला केवल अगर आपके परिपथ में एक कुंडली हो, इसे ही केवल प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है, तो इसके लिए आप फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? XL, जैसे R होता है ना प्रतिरोध, वैसे ही यहाँ प्रतिबाधा है ये, तो VL बटे में I, जैसे आप जानते हो R बराबर V बटे I, वैसे ही यहाँ भी तुलना करके याद रख सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर ये ओमेगा L भी होता है, डेरिवेशन के थ्रू आता है, और 2 पाई FL, L तो भाई स्वप्रेरण गुणांक दिया रहेगा, उसकी टेंशन आप नहीं लें। ओमेगा वही कोण है, कोणीय वेग है, F आवृत्ति है, तो XL निकालने के लिए, यानी प्रतिबाधा निकालने के लिए, जैसे सुनो, जैसे प्रतिरोध होता है ना सिंपल वाले परिपथ में, इसमें जो धारा का विरोध करता है, उसी तरीके से एक प्रेरक कुंडली में भी विरोध का स्वभाव होता है, विरोध करने का स्वभाव होता है, और वही विरोध करने का स्वभाव जो है मैं आपको XL बता रहा हूँ कि वही XL है। V बटे I इसमें भी है, लेकिन V सफिक्स L है। अब ओमेगा के L कैसे आया? फिर से डेरिवेशन आप कराओगे, वो भी कर देंगे, पूरा डिटेल ही पढ़ा देंगे चैप्टर का, अगर आप बताते हो मुझे कि नहीं सर पूरी चैप्टर की जरूरत है तो यहाँ 2 पाई FL ये हो रहा। जब आपने यहाँ तक क्लास देख ही लिया है तो एक पेन लेकर नोट्स भी बनाते चलिए, और इसको लिख के 1-2 बार लिखोगे, सेट हो जाएगा मामला। क्योंकि मैं इस चैप्टर को, ये मेरी 26वीं क्लास है, और फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक का न्यूमेरिकल पहली बुक से, फिजिक्स की पहला बुक जो है पार्ट 1, उससे मैं अभी तक कराते आया हूँ। तो सारी क्लासेस देखो, और यहाँ तक अगर आप वीडियोस देख रहे हो, पढ़ना चाहते हो, इसका मतलब है अगर आपने यहाँ तक क्लास देखी है तो आप पढ़ रहे हो तो ये लिख के थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। ठीक,
अब जो तीसरा हमारा था केवल धारिता, उसमें भी सेम है, केवल धारिता का भी फॉर्मूला सेम है। मैं लिख देता हूँ दोनों का, अब परेशान नहीं हो। देखो मैं लिख देता हूँ, इसका फॉर्मूला इसके पास लिख देता हूँ। तो देखो ये होता है एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ठीक, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ यानी आवृत्ति एल। बस इतने से के लिए आप परेशान हो। अच्छा, एक्सएल बराबर एक और फॉर्मूला, जैसे आर बराबर भी बटे आई होता है, तो इसमें भी एल बटे में आई रहेगा। बस अब इसमें और इसमें सेम है, लेकिन इसका जो एक्सएल है, यानी जब धारिता, एक सेकेंड बच्चों, मैं थोड़ा सा इसको बस नीचे कर लूँ, कन्फ्यूजन नहीं हो, सारे डायग्राम मिल नहीं जाए एक दूसरे से। तो यहाँ पे जो केवल धारिता है, संधारित्र है, उसका जो एक्सएल आएगा, एक्स सी आएगा, यहाँ एल तो बोलेंगे नहीं अब, तो यहाँ 1/ओमेगा सी आता है, और 1/ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ सी होता है। ओमेगा की वैल्यू आप याद रख लें, जैसे यहाँ भी तो लिख दिया मैंने ओमेगा को, एल की जगह एल है ही, ओमेगा को 2 पाई एफ, तो यहाँ भी ओमेगा को 2 पाई एफ, और सी तो है ही। मैं कंपेयर कर इसलिए रहा हूँ ताकि आपको याद रखने में हेल्प मिले। और वो तो एक सिंपल चलेगा भाई, जैसे प्रतिरोध का आर बराबर भी बटे आई, तो यहाँ भी सफिक्स सी बटे में आई, ये फॉर्मूला तो है ही, ये फॉर्मूला तो चलेगा ही, ठीक। तो ये रहा। अब तो डाउट नहीं होगा, इसका तो पूछो ही मत यार, इसका तो ओम का नियम है, बस एक ही फॉर्मूला है इसका, क्या, तो कहाँ लिख दूँ, चलो यहीं लिख देते हैं, आर बराबर भी बटे आई, यही ओम का प्रतिरोध है, ओम का नियम है, ये सिंपल सा है एकदम। ठीक, 3 तो हुए कम से कम, आर हुआ, एल हुआ, सी हुआ, ये तो क्लियर रख लो। फिर अगले दिन आप बात कर लेना हमसे इसके बारे में, इन बाकी के परिपथों के बारे में, ठीक। तब तक आप लोग नोट्स बना के एकदम रेडी रहिए। जितना फॉर्मूला बताया गया, ये देखिए आर, एल और सी का भी फॉर्मूला बताया गया, और तो पीछे कुछ फॉर्मूले हैं, इसके बारे में बात हो जाएगी। हम लोगों ने बात किया है जो अभी, वो हमने आर के लिए पढ़ा, प्रेरक के लिए पढ़ा, और ये धारिता के लिए पढ़ा, है ना, धारिता के लिए पढ़ा। अब ये जो 3 फॉर्मूले हैं, इस पर बात कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट डे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि डायग्राम बना के और अच्छे से बताना चाहिए, बताने में लगेगा टाइम। चलिए कल की क्लास करिए आप, कल लाइव क्लास में अगर आप आना चाहें तो शाम को 8 बजे, रात को 8 बजे से 9 बजे तक की क्लास होगी। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके एग्ज़ाम तक आपके साथ हूँ, और एग्ज़ाम के बाद भी अगर आप चाहें। चलो बच्चों, गुड नाइट।